आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, महाराष्ट्र में एक वैकेंसी निकाली गई थी, उसका फॉर्म जो है फिल कर चुका गया है, यानी वो फिल हो चुका है। मेडिकल सोशल वर्क से संबंधित था और इसका फॉर्म जो है आज ही लास्ट डेट थी। अगर मान लो आज लास्ट डेट है, अगर आप में से अगर कोई बच्चे ने जो अप्लाई नहीं किया है महाराष्ट्र समाज कार्य को, तो वो भी स्टूडेंट जो है जाके अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो अंतिम तिथि है आज की, ठीक, महाराष्ट्र में। उसकी नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को जो है शेयर कर देता हूँ अभी। इसका जो क्वेश्चन पेपर मेडिकल सोशल वर्क का आता है महाराष्ट्र में, वो अ, जी मैं कह रहा था कि जो पेपर आएगा वो आपका इंग्लिश और मराठी लैंग्वेज में होगा, है ना। वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ता समाज सेवा अधीक्षक की वैकेंसी है वो। 2 इयर्स उसमें बताया गया है, एक प्रकार से फुल टाइम मास्टर ऑफ सोशल वर्क होना चाहिए। और साइकेट्रिक सोशल वर्क स्पेशलाइजेशन उसमें दिया गया है, ठीक है। मेडिकल सोशल वर्कर और सोशल सुपरिटेंडेंट मेडिकल से संबंधित जो है वो वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। तो आगे आज बात करते हैं हम लोग इसके संबंध में प्रश्नों पर, यूनिट नंबर 2। और पहला सवाल हमारे सामने यहाँ पर दिया गया है कि व्यक्तित्व का संबंध निम्नलिखित में से किससे हो सकता है। ऑप्शन ए है शारीरिक, ऑप्शन बी है मानसिक, ऑप्शन सी है नैतिक और ऑप्शन डी है ये सभी। करेक्ट जवाब आपको बताना है। बिल्कुल, यहाँ जो है आपने, जी जी, यहाँ जो आपने अभी जवाब दिया है मुझे, बहुत करेक्ट जवाब दिया है। ऑप्शन डी की तरफ आपने झुकाव किया है, दैट इज़ राइट ऑप्शन, यहाँ पर डी करेक्ट होगा। व्यक्तित्व का जो संबंध है वो ऑप्शन डी से ही करेक्ट होगा, क्योंकि शारीरिक चीज़ें भी रिप्रेजेंट होती हैं और मानसिक और नैतिक दोनों चीज़ें, ठीक है। व्यक्तित्व के बारे में मैं आपको और भी चीज़ों के बारे में बता देना चाहता हूँ। यानी व्यक्तित्व एक संरचना है जो आपस में जुड़े व्यवहार, दिमागी और भावनात्मक पैटर्न को इकट्ठा करता है ना, जिसे ज़िंदगी और पर्यावरण कारक बदलते रहते हैं। तो व्यक्तित्व संपूर्ण व्यवहार का दर्पण होता है। अगर कोई प्रश्न करे व्यक्तित्व किसे कहते हैं, तो संपूर्ण व्यवहार का एक दर्पण है, वही व्यक्तित्व कहलाता है। व्यक्तित्व मनुष्य की आदत और दृष्टिकोण और विशेषताओं का संगठन माना जाता है। आपने एक नाम सुना होगा सभी लोगों ने, आरबी कैटल। व्यक्तित्व के बारे में इन्होंने चर्चा पर चर्चा भी किया है। क्या आप लोगों को पता है आरबी कैटल के बारे में? व्यक्तित्व, प्लीज़ अगर पता है तो बताने की प्रयास करें, वरना मैं तो आप लोगों से चर्चा करूंगा ही करूंगा। आरबी कैटल, ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल मैं बताता हूँ। क्योंकि आरबी कैटल का अगर मैं जिक्र करूँ, यूजीसी नेट समाजकारी में एक प्रश्न आ चुका है ना। समाजकारी में एक प्रश्न इससे सवाल आ चुका है, और मैं बिल्कुल आप लोगों को बताना चाहूँगा। एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, इनका पूरा नाम बेसिकली अगर हम जिक्र करते हैं तो नाम आता है रेमंड, रेमंड बी कैटल, बी कैटल। इनका नाम बेसिकली 16 PF के नाम से जाना जाता है। 16 यानी 16, PF, PF यानी पर्सनालिटी, F यानी फैक्टर यानी कारक। तो 16 व्यक्तित्व के लक्षण जिन्होंने दिया है उनका नाम है आरबी कैटल। यही सवाल आया हुआ था यूजीसी ने सोशल वर्क में। इसका इन्होंने विश्लेषण किया, और व्यक्तित्व लक्षण के प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग व्यक्तित्व को मापने के लिए उसके लिए एक डिज़ाइन होता है, अभिकल्प होता है। इनका ये कहने का भाव था, जिनमें से इन्होंने 16 कारक बताए। एक का नाम इन्होंने बताया अमूर्तता, दूसरा आशंका, तीसरा प्रभुत्व, चौथा भावनात्मक स्थिरता, पांचवा आजीविका, छठा
परिवर्तन के लिए मुक्त, परिवर्तन के लिए मुक्त। 7वां परिपूर्णतावाद, परिपूर्णतावाद। 8वां गोपनीयता, गोपनीयता। 9वां तर्क। 10वां नियम चेतना। 11वां आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता। 12वां संवेदनशीलता, संवेदनशीलता। 13वां सामाजिक साहस। 14 तनाव। 15 जागरूकता। 16 सौहार्द। ये 16 PF है। ये 16 PF कहने का तात्पर्य बेसिकली व्यक्तित्व फैक्टर है, और ये लक्षण है, व्यक्तित्व के लक्षण है। प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग व्यक्तित्व हमें देखने को मिलता है। ये चीज़ आपको पेपर में आता है। प्रश्न आया था, कैटल के द्वारा विश्लेषण किए गए व्यक्तित्व की लक्षणों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन में क्या था? 16 PF। ऑप्शन नंबर आपका वो करेक्ट था। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, और मैंने इसके बारे में व्यक्तित्व के विकास में चर्चा भी नहीं किया था। इस प्रश्न में मैंने आपसे चर्चा कर दिया। यूनिट नंबर 2 में दिया हुआ है व्यक्तित्व का मनोविश्लेषण में, जहां व्यवहारात्मक भी सिद्धांत को रिप्रेजेंट किया गया था, जो आरबी कैटल को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 2। जी सर, कितने आयु वर्षों के लोग इसको टेस्ट करते हैं पर्सनालिटी? देखिए यहाँ, हाँ देखिए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ कोई एग्जैक्ट ये नहीं बताया गया है कि इतने वर्ष के जो बच्चे हैं, इन्हीं बच्चों के लिए ही ये जो है टेस्ट होगा। बेसिकली यह व्यक्तित्व का कारक है सर, और व्यक्तित्व का कारक प्रश्नावली 16 PF में ये सम्मिलित किया गया है कि जिसका आज व्यापक रूप से शिक्षा में या कैरियर परामर्श के लिए उपयोगी किया जाए, तो वो एजुकेशन में भी आपका यूज़ होगा, और साथ ही साथ अगर मैं करूँ व्यवसाय में भी उपयोग होता है। तो इसका मतलब हुआ कि कोई एज बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। तो आप 5 साल के बाद से ये जो है लागू कर सकते हैं आरबी कैटल के सिद्धांत को, आरबी कैटल के सिद्धांत को, ठीक है। तो ये है बेसिकली, ये मापन कोई नहीं है कि एग्जैक्ट कोई वर्ष यहाँ पर इन्होंने आरबी कैटल के द्वारा बताया गया हो कि इतने वर्ष के बच्चों के लिए जो है लागू होता है। कौन सी लास्ट क्लास? जी, इसमें 17 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के लोगों के लिए किया जाता है इसका यूज। देखिए आप अगर यहाँ जब हम बात करते हैं उनके सर सील गुणों की, जब आप कैटल की थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी के सील गुणों की बात करेंगे, तो एक सतही सील गुण होता है, एक स्रोत सील गुण होता है। उस परिप्रेक्ष्य में सील गुण के आधार पर सर आरबी कैटल का एक एग्जैक्ट वर्ष देखने को मिलता है। तो वहाँ पे एंजाइटी हो गया, आपका असंगत डर हो गया, सामुदायिक हो गया, अस्वार्थीपन हो गया, ये सब एक प्रकार से सील गुण हैं सर। सील गुणों के आधार पे आप जब जिक्र करेंगे तो आप कह सकते हो कि भाई हम इसका मापन की प्रक्रिया में, मापन की प्रक्रिया में तभी वर्ष को हम फाइंड आउट करें। अदरवाइज व्यक्तित्व के सिद्धांत में मापन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। सील गुण को ध्यान रखेंगे, जब सील गुण मिलेगा तब आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। आगे बात करेंगे। एक और सवाल हमारे सामने, और क्वेश्चन नंबर हमारे सामने इस समय जिक्र ऑप्शन पर या स्क्रीन पर, स्क्रीन दिखाई दे रही है? देखिए, देखिए व्यक्तित्व का सिद्धांत मनोवैज्ञानिक या मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण उपक्षेत्र है जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व के संबंध में शामिल किया गया है। शोध है, मूल्यांकन है, सिद्धांत है, और ये सभी हैं। 4 ऑप्शन के सामने। ओके, यहाँ आप सभी लोगों ने डी की तरफ झुकाव किया है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं सेकंड की बात कर रहा हूँ, तो बिल्कुल आपने करेक्ट जवाब दिया है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड यहाँ पर जो होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी ये सभी के सभी ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, जो सिद्धांत में मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण उपक्षेत्र माना गया। ये क्षेत्र रिसर्च का भी क्षेत्र है, मूल्यांकन का भी क्षेत्र है,
और सिद्धांत का क्षेत्र माना जाएगा। सही जवाब है यहाँ पर। एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट आ चुका है, व्यक्तित्व के संगठित स्वसंगठित अस्थायी व्यक्तिपरक ज्ञात सत्ता को वर्णन किसने किया है? बड़ा अच्छा सवाल है, एक बार जिक्र करिए आप लोग। कार्ल रोजर्स। ओके, ठीक है। और भी लोग को मैं जानना चाहूंगा कि और लोग इस पे क्या अपनी राय देना चाहते हैं। मैस्लो का नाम भी आप लोगों ने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, परंतु अगर जब यहाँ हाँ, ये मैं आपको बताना चाहूंगा, अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, आप सभी लोग, है ना। नाम सुना होगा कार्ल रोजर्स का व्यक्ति केंद्रित सिद्धांत, है ना। ये बेसिकली इसी पर आधारित है, बालक या सेवार्थी पर ये आधारित है ये सिद्धांत। तो कार्ल रोजर्स ने एक बार म्यूट हो जाएगी तभी मेरी बातों को आप सुन पाएंगे, अदरवाइज नहीं सुन पाएंगे आप लोग। एक बार म्यूट हो जाइए। एक बार इन्होंने क्या किया, कार्ल रोजर्स महोदय ने अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत का वर्णन किया। कौन सा? अनुभव जन्य, आधा ना होगा, है ना, अनुभव जन्य अधिगम का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत दिया। और ये बेसिकली दो भागों में इन्होंने डिवाइड किया। एक का नाम इन्होंने रखा बेसिकली लर्निंग के परिपेक्ष में, तो उसका नाम रखा था अनुभव, ऑलरेडी उसी पर आधारित था। और एक का नाम इन्होंने रखा था संज्ञानात्मक। दो तरीके के इन्होंने रोजर्स ने बातों को रखा था। संज्ञानात्मक में इन्होंने कहा कि ज्ञानार्जन जो होता है वह अस्थायी स्वरूप होने के कारण उसका महत्व जो है शून्य के बराबर है। बात को समझिए, संज्ञानात्मक जो है वो ज्ञान अर्जन अस्थायी स्वरूप का होने से इसका जो महत्व है, इंपॉर्टेंस जो है, वो शून्य के बराबर है, यहां इन्होंने कहा। और कहा कि अनुभवजन्य में उन्होंने कि अधिगम के बारे में इन्होंने कहा कि जब सेवार्थी स्वयं करके सीखता है, क्या करता, देखो एक चीज तो ये है कि सेवार्थी या बालक स्वयं कर रहा है, दूसरी तरफ ज्ञान अर्जन मतलब आप एक्वायर कर लीजिए या अर्जित कह लीजिए, दोनों बात एक ही है। और एक तरफ बालक अर्जित कर रहा है, तो जो चीज़ें अर्जित हो रही हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या है? शून्य है। और जो बालक स्वयं करके सीख रहा है तो वहाँ अर्जित ज्ञान का अस्थायी रूप रख लिया गया कि भाई अर्जित जो ज्ञान है उसको उपयोग में लाने के लिए वो सक्षम है। तो कार्ल रोजर्स ने कहा कि सेवार्थी में कार्य को करने के प्रति आंतरिक जिज्ञासा होती है और उसमें करके सीखने की अद्वितीय प्राकृतिक क्षमता भी होती है। ये कार्ल रोजर्स का कहने का स्टेटमेंट था, एक प्रकार से इनका भाव था। तो व्यक्ति केंद्रित जो चिकित्सा रही वो एक थेरेपी के रूप में उभर के आई। इन दोनों को जब हम निकालते हैं तो एक थेरेपी के रूप में आई, और उसे कहा गया क्लाइंट सेंट्रल थेरेपी, सीसीटी, है ना। ध्यान से सुनिएगा, नाम नोट कर लीजिएगा, पता चले आप लोग क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी लगा दिया। सीसीटी क्लाइंट सेंट्रल थ्योरी है ये। इसे व्यक्ति कह लीजिए या ग्राहक कह लीजिए या क्लाइंट कह लीजिए, ये एक प्रकार से इसी पर बेस्ड था। इसका एक और नाम था जिसको हम लोग रोजेरियन थेरेपी के नाम से भी जानते थे, रोजेरियन थेरेपी के नाम से जानते थे। और ये थेरेपी सन 1940 में आई। कब आई? 1940 में आई। देखिए, जो चीज़ें मैंने आपकी क्लास में नहीं बताया है वो चीज़ें मैं आपकी क्वेश्चनों में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, इस चीज़ों को आप ध्यान रखें। अब कार्ल रोजर्स ने इसकी शुरुआत किया। मनोचिकित्सा का एक वैसा स्वरूप था ये जहां लोग स्वाभाविक रूप से सकारात्मक मनोवैज्ञानिक कार्यप्रणाली प्राप्त करने के लिए क्या होते थे? प्रेरित होते थे, है ना। अब कार्ल रोजर्स का जो बेसिकली सिद्धांत था इन्हीं पर तो बेस्ड था वो। इसका उद्देश्य यही था कि व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा का मुख्य स्थितियों की पहचान करना, जो मुख्य स्थिति है, जो मेन कंडीशन है, जो सिचुएशन है, उस स्थिति का पहचान करना भाई कि वो कौन सी कंडीशन में है, प्रॉब्लमेटिक में है या प्रॉब्लमेटिक में नहीं है, इसकी पहचान करना। दूसरा,
इसने कहा कि व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा की चिकित्सकीय प्रक्रिया की व्याख्या करना, कि मतलब जो आपने मेडिकल प्रक्रिया फॉलो किया है उस प्रक्रिया की आपको व्याख्या करनी पड़ेगी, कैसे कैसे आपने काम किया है। आपने टास्क एनालाइज करके काम किया है कि आपने दीर्घ रूप में काम किया है। टास्क एनालाइज का मतलब छोटे छोटे भागों में आपने डिवाइड करके काम किया है, कि आपने एक लक्ष्य पर ही काम करना शुरू कर दिया और विदाउट सीक्वेंस को फॉलो किए हुए काम किया है, किस तरीके से फॉलो किया, यानी वो प्रक्रिया के बारे में व्याख्या करेगा। तीसरा, जब आप व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा की बात करेंगे तो उसके लाभ और आलोचनाओं का भी वर्णन करेंगे, मतलब उसका लाभ क्या है उसके बारे में, प्लस उसकी आलोचना भी आप लोग करेंगे, ठीक है। और चौथी बात, सामान्य मानसिक बीमारी के उपचार में ये प्रयोग में लाया जाता है। जो स्टूडेंट या जो सेवार्थी मानसिक रूप से रुग्ण होता है, मानसिक रूप से बीमार होता है, उन बीमार व्यक्तियों के लिए इस सीसीटी की जो थेरेपी है ये प्रोवाइड कराई जाती है। अब पता चले कि अगर वो मानसिक रूप से नहीं है, आप इसको लागू कर दिए, आप प्रक्रिया की व्याख्या करने लगे, उसके लाभ और उसकी आलोचना की बात करने लगे, तो वो थेरेपी गलत हो जाएगी। तो चार बातें बहुत मुख्य थी जो मैंने 1 2 3 4 करके यहाँ पे नोट करवाया है, ये ध्यान रखेंगे। और सीसीटी आप ध्यान रखिए इसको किस नाम से जाना जाता है और ये कब आया, ये आपको ध्यान रखना है। इतनी बातें आप लोगों को इस संबंध में ध्यान रखना है, ठीक है। मानसिक विकार के संबंध में उपचार होता है। यहाँ आपको अगर हम बात करें डिप्रेशन वाले बगैर सेवार्थी है उसमें आप यूज कर सकते हो, ठीक है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर है उसमें भी यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। और एक जो है अभिघात जन्य तनाव से संबंधित विकार होता है उसमें भी आप इसको शामिल कर सकते हो, ठीक है। एक चीज़ उसमें भी आप लागू कर सकते हो। और विभिन्न प्रकार की जो भी बीमारियां हैं मानसिक से संबंध में, उस पर आप ये लागू कर सकते हो सीसीटी को। बस इतनी बातें आप यहाँ से ध्यान रखेंगे इस संबंध में। क्वेश्चन नंबर यहाँ सही जवाब जो ऑप्शन होगा, जी बताएं, जी क्या कह रहे थे। क्लाइंट सेंट्रल थेरेपी, व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा। और इसी में दो महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में बात किया, एक का नाम था जीव और एक का नाम था स्वयं, ठीक है। मैंने अभी ऊपर बताया है पीछे, दो सिद्धांत पर आधारित था ये। और कार्ल रोजर्स ने व्यक्तित्व के विकास में व्यक्ति के अपने अनुभव को देखते और वास्तविक सामाजिक और अंतर्वैयक्तिक अनुभव के बीच में पारस्परिक संबंध को लेकर बात की, ठीक है। तो व्यक्ति के महत्व पर अधिक बल दिया है, जो अपने भविष्य का निर्धारण स्वयं करता है। यही रोजर्स का सिद्धांत बेसिकली, स्व सिद्धांत उन्हीं के हैं और स्व सिद्धांत को ही सेवार्थी केंद्रित उपचार अभिगम पर आधारित है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। सवाल भाई, ग्राहक, इसको क्या बोले, क्लाइंट बोलते हैं। क्लाइंट का मतलब ग्राहक होता है, सेंट्रल का मतलब केंद्रित होता है, थेरेपी का मतलब चिकित्सा होता है। क्या मेरी आवाज पास नहीं पहुंच पा रही क्या। चलो अच्छा ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल पे बात करेंगे। व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत पर भी बात करेगा, तो भी नाम इसी का आता है, याद रखेंगे। व्यक्तित्व के मानवतावादी का सिद्धांत भी कार्ल रोजर्स का ही है, ठीक है, कार्ल रोजर्स का ही है, ठीक है जी। आगे बढ़े, म्यूट हो जाइए प्लीज, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। इतना टाइम अगर आप लेंगे तो मैं 10-15 क्वेश्चन ही करवा पाऊंगा, है ना। समय मत लीजिए, तेजी से आप लोग करने का प्रयास करिए। व्यक्तित्व के मानवतावादी का सिद्धांत की व्याख्या किस विद्वान ने की है। नाम कार्ल रोजर्स भी है, अब्राहम मैस्लो भी है। जवाब क्या देंगे। यहाँ सही जवाब जो आया है भाई क्वेश्चन नंबर 4 का, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए कार्ल रोजर्स का व्यक्तित्व का सिद्धांत में स्वयं करके बल देने की बात करेगा तब न होगा, अनुभव पर बात करेगा तब न होगा। यहाँ पर अनुभव कहाँ लिखा है, स्वयं कहाँ लिखा हुआ है। यहाँ तो केवल व्यक्तित्व के मानवतावादी का सिद्धांत की व्याख्या लिखी है और व्याख्या तो अब्राहम मैस्लो का भी है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, मानव व्यक्तित्व का मुख्य मूलभूत परिकल्पना किस विद्वान के द्वारा प्रस्तुत की गई है। अब देखिए व्यक्तित्व का मुख्य परिकल्पना है,
क्वेश्चन नंबर 5 सिगमंड फ्राइड, बेसिक जो परिकल्पना है व्यक्तित्व का, मानव व्यक्तित्व का, ठीक है, बेसिक कल्पना के आधार पर बात कर रहा हूं, तो सिगमंड फ्राइड का ही नाम आता है। फ्राइड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत है, जो लिबिडिनल विकास के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। पूर्व के जो सिद्धांतों में से एक है, जो स्पष्ट करता है कि मानव के व्यक्तित्व का विकास कैसे हुआ है कि नहीं। तो उन्हीं को 5 वर्गों में डिवाइड भी किया है, जैसा कि आप सबको पता भी है ना। तो सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन जो जाएगा वो आपका करेक्ट होगा, पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, फ्राइड ने अपने सिद्धांत को कितने वर्गों में विभाजित किया है? वर्ग में कितने वर्ग? 5 वर्ग। नाम बताना चाहेंगे आप लोग पांचों वर्गों के नाम? ओके, मुखावस्था आपने दिया है जवाब, गुदावस्था का नाम दिया है आपने, लैंगिक अवस्था का नाम दिया है आपने, काम प्रसूति की अवस्था भी आपने बताया है, और उसके बाद जननेंद्रिय अवस्था भी बताया है। बिल्कुल, बहुत सही जवाब। यहाँ पे पांचों ये क्रम में है, क्रम आपको पता होना चाहिए। सही जवाब यहाँ पर जो जाएगा ऑप्शन में, अगर हम बात करते हैं, वो ए ही करेक्ट होगा। तो 8 वर्गों में किसने डिवाइड किया है? हाँ, एरिक्सन ने 8 वर्गों में। 4 वर्गों में किसने विभाजित किया? जीन पियाजे ने। 2 वर्गों में किसने डिवाइड किया है? कार्ल रोजर्स ने। बिल्कुल, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा फ्राइड का सिद्धांत में शामिल नहीं किया गया है? ये अवस्थाएं। बिल्कुल सही जवाब। फिर मानसिक अवस्था या मानसिक रुग्णता के बारे में बात करने वाला कौन विद्वान है? कार्ल रोजर्स, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 8, फ्राइड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किस अन्य नाम से और जान सकते हो? ली। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। एरिक्सन के फ्राइड के विकास के संबंध में विचारों का कितनी अवस्थाओं के द्वारा विस्तारित किया गया है? बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। अच्छा, इसके बारे में मैं क्लास में आप लोगों को बता चुका हूँ, मुझे जहाँ तक अगर नहीं पता है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, 8 अवस्थाएं हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन इरेक्शन के संरचना के सिद्धांत में शामिल नहीं किया गया है? ताकि बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब। अब्राहम मैस्लो ने अपने किस सिद्धांत में किस पक्ष पर चर्चा की है? अपने सिद्धांत बताया है और किस पक्ष पर? क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब हो जाएगा मानवीय पक्ष, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। मैस्लो ने मानव की स्वाभाविक इच्छाओं को क्रमबद्ध किया है, जो डैश में। ऑप्शन डी सही होगा ना। शारीरिक भी है, अपनत्व और प्रेम यानी स्नेह की बात भी, सुरक्षा भी है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। सेवार्थी केंद्रित उपचार अधिगम का सिद्धांत से संबंधित कौन व्यक्ति है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कार्ल रोजर्स का सिद्धांत कितने आधार पर आधारित है? 3, 4, 2, 2, ऑप्शन बी से 4। देखो कोई बच्चा कर रहा है जी, जी 2 है, आपको ध्यान रखना है। स्किनर के दृष्टिकोण को किस नाम से जाना जाता है? स्किनर, बी एफ स्किनर, ओसीटी, और ये किस नाम से जाना जाता है? क्या बात है भाई, अच्छा जवाब आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, यानी आपने अच्छे से अध्ययन किया है यूनिट सेकंड को। निम्नलिखित में से कौन से वे तत्व हैं जो स्किनर के सिद्धांत में शामिल होंगे? 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको जवाब। एक तो एक चीज ध्यान रखिएगा, पुरस्कार और दंड की बात किया है पर्यावरण में,
दूसरी बात, परिस्थितियों का अगर विशेषताओं की बात करें तो इसकी धारणाओं पर भी बल दिया है। तीसरी बात, व्यक्ति के व्यवहार पे तो ये आधारित ही है, जहाँ कार्य और कौशल तथा ज्ञान में दंड पर आधारित ही प्रक्रिया होगी, यानी 1 2 3 तो सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका फिर करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तित्व अध्ययन करने का सबसे प्रथम उपागम कौन सा? बड़ा आसान सा सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, मनोविश्लेषणात्मक उपागम है व्यक्तित्व अध्ययन का प्रथम उपागम, इसी को कहा जाता है। और लर्निंग अप्रोच में प्रथम जो है वो सीसीटी है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इसको बोला जाता है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। ये प्रथम ये रहा, इसमें सबसे प्राचीन है ये। और व्यवहार में अगर हम बात करते हैं व्यक्तित्व को लेकर, तो बेसिकली यहाँ पर मनोविश्लेषणात्मक आता है, और वो नाम आता है सिगमंड फ्रायड का, यहाँ नाम आता है पावलव का, है ना। व्यवहार में अगर हम बात करेंगे, व्यवहार के जनक वगैरह को तो जेबी वॉटसन का, और प्रवर्तक के ऊपर उस पर विकास को लेकर बात करने वाला प्रथम विद्वान वगैरह का नाम, तो उसका नाम आएगा स्कीनर का नाम। ठीक है। फ्रायड के व्यक्तित्व की संरचना को कितने स्तरों में बांटा गया? रिपीट हुआ है क्वेश्चन। 5, 5 है। ओके, 3 होगा ना। कितने स्तर संरचना ना, व्यक्तित्व की संरचना। क्या है? बिल्कुल, चेतन, अर्धचेतन और बिल्कुल 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 सही जवाब, ऑप्शन डी होगा। फ्रायड के व्यक्तित्व संरचना में कौन कौन शामिल हैं, ये आपको बताना है। सही जवाब स्वप्न। देखिए, ट्रिक बना लीजिएगा, स्वप्न, ड्रीम वाला नाम जो आता है वो फ्रायड का ही आता है। तो स्वप्न विश्लेषण और पैराफ्रैक्शन सिद्धांत किस विद्वान से संबंधित है? तो ऑप्शन आपका लगाना होगा, ए आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन कौन से विद्वान है जो नौ विश्लेषणात्मक उपागम के प्रतिपादक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईएमपी के रूप में नोट करेंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर आपने जो यहाँ पे जवाब दिया है आप लोगों ने, वह ऑप्शन आपका जाएगा डी की तरफ, और डी ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये नौ विश्लेषणात्मक वादी की बात किया गया है। ठीक है, इसमें नाम सभी का आता है। ठीक है, इसमें सभी विद्वान के नाम जो है शामिल किए गए हैं। व्यक्तित्व के अध्ययन के उपागम में प्रथम जो विचारक है वो सिगमंड फ्रायड है। पैराफ्रेक्सेस भी इसी का सिद्धांत माना जाता है। एक ऐसा सामान्य पद है जिसका प्रयोग फ्रायड ने भूल या मनोविकृतियों के लिए किया था, पैराफ्रेक्सेस। और स्वप्न विश्लेषण आपको पता है, अधिकार सभी स्वप्न इच्छा पूरक होते हैं, क्योंकि स्वप्न में व्यक्ति अपने अचेतन की इच्छाओं की पूर्ति करता है। जो चीज़ें रियल लाइफ में नहीं कर पाता है वो स्वप्न के माध्यम से व्यक्ति पूरा करता है। ऐसी बात सिगमंड फ्रायड के द्वारा बताया गया मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में। और कैरेन हॉर्न जर्मनी के रहने वाले विद्वान हैं। फ्रायड के अचेतन और दमन के महत्व को इन्होंने स्वीकार किया था, और कहा था कि यौन प्रेरणा को उतना महत्वपूर्ण नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण को भी वहाँ पर बल देना चाहिए। तो ये कैरोन हॉर्न का विचार था। और फ्रॉम एंड सुलिवान का नाम भी सामाजिक और सांस्कृतिक तथ्यों में ही महत्व देखने को मिला। ठीक है, तो ये बेसिकली नौ विश्लेषणात्मक उपागम है। एक और नाम आता है और उनका नाम है अन्ना फ्रायड। उनका भी नाम नौ विश्लेषणात्मक जो है उपागम में देखने को मिला है, जो कि उन्हीं की डॉटर है। वो ईगो मनोविज्ञान यानी अहम मनोविज्ञान के बारे में चर्चा 1940 में किया था उन्होंने। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस किस विद्वान ने नौ फ्रायडवादी के नाम से भी जाने गए? कौन कौन से विद्वान नौ फ्रायडवादी विद्वानों के नाम से ये जाने गए? जी, क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यानी करेक्ट हो जाएगा। का भी, फॉर्म का भी और सुलिवान का भी नाम, यानी ऑप्शन नंबर डी। कैरोन हार्न ने फ्रायड के किस विश्लेषण को महत्व दिया था? तो अचेतन का और दमन का। तो इसलिए आपका 1 मिनट,
ओके ओके, करेक्ट माना जाएगा सी वाला ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन 24 कहता है कि फॉर्म और सुलीवान ने 9 विश्लेषणात्मक उपागम में किस पक्ष पर अधिक जोर दिया है, यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन। ओके, यहाँ आप कह रहे हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक, नहीं नहीं, मानसिक नहीं होगा, ना ही शारीरिक और ना ही मानसिक होगा। इन दोनों ने, अगर हम बात करें दोनों क्या, तीनों ने, फ्रॉम और सुलियान के साथ साथ अगर हम बात करते हैं हॉर्ने का भी नाम, इन तीनों ने सामाजिक और सांस्कृतिक पर ही बल दिया है। ऑप्शन आपका केवल और केवल पहला सही जाएगा। ठीक है, शारीरिक और मानसिक ये दोनों बेसिकली गलत है। ठीक है। सील को उपागम में वर्णन किया जाता है किसका, व्यक्तित्व के व्यवहार का, या व्यक्तित्व का, या ज्ञान का, या विश्लेषण का। व्यक्ति के व्यवहारों का या व्यक्तित्व के व्यवहारों का। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। प्रकार उपागम में निम्नलिखित में से कौन से विद्वान जुड़े हुए हैं, मॉर्गन मुर्रे, किंग और पोपलर, और ये सभी। क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब आपको देना है। हाँ, प्रकार उपागम। ओके, देखिए, एक समाज उपागम होता है, एक प्रकार उपागम होता है, दो उपागम होते हैं। जो समाज उपागम होता है इसे सामाजिक और सांस्कृतिक उपागम भी कहा जाता है, और जो प्रकार उपागम होता है उस सिद्धांत को व्यक्तित्व का सबसे प्राचीन या सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है, और इसी सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति के अलग अलग प्रकारों में वर्णन किया गया है या अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है, और उसके जो आधार हैं उसके व्यक्तित्व का वर्णन किया है। तो व्यक्तित्व के वर्णन करने वाले 4 विद्वान थे। एक का नाम था मॉर्गन मुर्रे, एक का नाम था स्कोपलर, एक का नाम था किंग, और एक का नाम जो बताया गया था वो नाम था स्विच, सॉरी, जो है विसज, 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 विसज एक विद्वान का नाम है। इन्होंने कहा कि व्यक्तित्व के प्रकार का जो तात्पर्य था कि व्यक्तित्व के एक ऐसे वर्ग से होता है जिसमें गुण एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, जैसे अंतर्मुखी एक प्रकार है, और जिन व्यक्तियों को उसमें रखा जाता है उनमें कुछ सामान्य होते हैं, जैसे संकोचशीलता हो गई, सामाजिक कार्यों में अरुचि हो गई, लोगों में कम बोलना हो गया, मिलना जुलना हो गया, इत्यादि जो चीज़ें पाई जाती है वो क्या है, प्रकार उपागम का ही एक पार्ट है ना। तो इसी पहला प्रकार सिद्धांत जो दिया गया सन 400 ईस्वी की बात मैं कर रहा हूँ था, और वो उस समय दिया था हिप्पोक्रेटस ने। क्या नाम था उसका, हिप्पोक्रेटस ने दिया था, प्रतिपादित किया था इन्होंने। तो उसने बताया था कि हमारे शरीर में 4 मुख्य द्रव्य पाए जाते हैं। ये शरीर के द्रव्य हैं, जैसे पीला पित्त है, काला पित्त है, रक्त है, और कफ, या कफ को ही श्लेष्मा कहा जाता है। कफ को क्या बोलते हैं, श्लेष्मा बोला जाता है। ये 4 टाइप को पाया जाता है। पहला बेसिकली प्रकार सिद्धांत या उपागम हिप्पोक्रेटस ने दिया, 4 मुख्य द्रव्य बताया, पीला पित्त, काला पित्त, रक्त और कफ। कफ को ही श्लेष्मा भी कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट था ये भी सवाल हमारे लिए। ऑप्शन सही जाएगा डी आपका। क्वेश्चन नंबर 27, क्रेमर ने शारीरिक गुणों के आधार पर, बड़ा ही अच्छा सवाल है हमारे सामने, क्रेमर ने शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए थे। व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए थे। ओके ओके, देखिए, अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने अगर हम बात करते हैं तो बहिर्मुखी अंतर्मुखी का नाम तो कालजुंग का ही आता है, और स्थिर और अस्थिर का जब हम नाम वहाँ पर मेंशन कर देते हैं तो हमें क्रेमर का नाम देखने को मिलता है। कहीं कहीं इन्हें जो है क्रेशमर और सेडल के नाम के भी आधार पर डिफाइन किया जाता है। तो जब हम सेडल की बात करते हैं तो उन्होंने 3 प्रकार के बताए थे, शरीर गठन के आधार पर, मानव स्वभाव के आधार पर, और व्यवहार के आधार पर 3 प्रकार के इन्होंने जिक्र किया था। जो शरीर की बनावट होती है वो 3 टाइप की होती है,
शरीर की बनावट कितने टाइप की होती है? 3 टाइप। एक एंडोडर्मी होता है, एंडोमार्फी होता है, और एक आपका मेसोमार्फी होता है, एक आपका एक्टोमार्फी होता है। एक्टोमार्फी होता है। बेसिकली जो एंडोमार्फी होता है, शरीर में चिकनाई, शरीर उनका गोलाकार होता है, स्थूलकाय होते हैं, भोजन प्रेमी होते हैं, आराम पसंद करते हैं, मिलनसार होते हैं, पेट का आगे की तरफ निकला हुआ होता है, वो बेसिकली एंडोमार्फी वाले व्यक्ति होते हैं। जो मेसोमार्फी वाले व्यक्ति होते हैं, वो रचना वाले मनुष्य में कुछ खास विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे मांसपेशियां और हड्डियों की प्रधानता होती है, बहुत साहसी होते हैं, बहुत ऊर्जावान होते हैं, बहुत दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति होते हैं। इसे हम लोग मेसोमार्फी कहते हैं। एक्टोमार्फी होता है, ये एक्टोमार्फी वाला दुबला पतला शरीर वाले होते हैं, शारीरिक कोमलता होती है, मस्तिष्क का बड़ा होता है और भयग्रस्त होते हैं, अंतर्मुखी प्रवृत्ति के होते हैं, प्रमस्त की प्रधानता होती है, नियंत्रण स्वभाव वाले होते हैं। ये 3 प्रकार के सेडल ने यहाँ पर जिक्र भी किया था। वहीं अगर हम जिक्र करते हैं तो सेडल ने मानव स्वभाव को भी 3 श्रेणियों में डिफाइन कर दिया, जिसको कुछ इस तरीके से नाम दिया। एक का नाम इन्होंने बताया विसेरा विसेरोटोनीमिया टोनोमिया विसेरोटोनोमिया टोनीमिया का नाम दिया, और एक का नाम दिया था सोमैटोनिया, एक नाम दिया था, और एक नाम दिया था सेरेटोटोनिया। ये 3 नाम बेसिकली जिक्र किया, और ये बताया गया कि ये 3 श्रेणियां हैं जो मानव स्वभाव पर आधारित है। किस पे है? मानव स्वभाव पर आधारित है। बेसिकली जो विसेरोटोनिया था, इसमें आराम तलब होना, भोजन में रुचि रखना, सामाजिक प्रियता, सहिष्णुता, कल्याणकारी स्वभाव के ये व्यक्ति इसमें आते हैं। और जो समैटोटोनिया होता है, वह खतरा और जोखिम उठाने वाले प्रवृत्ति का होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, निर्दयी होते हैं, और प्रभुत्व एवं बल प्रधान वाले होते हैं। सेरेब्रोटोनिया की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत अगर हम जिक्र करते हैं, सेडल ने बताया अभी अभी हम लोगों ने जो जिक्र किया था थर्ड वाले पॉइंट में, कि प्रमस्त की प्रधानता होती है, भयग्रस्त होते हैं, शारीरिक कोमलता वाले होते हैं, वो चीज़ें बेसिकली इसमें रिप्रेजेंट होती है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक प्रकार से समाज से दूर रहने वाले, विचारशील, कम सोने वाले, विचारशील प्रवृत्ति वाले, ये सब पाए जाते हैं सेरेब्रोटोनिया में। ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने बात किया है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे सभी लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी सवालों पर विचार करते हैं। अच्छा, यहाँ बात थी क्रेमर की बात थी। क्रेमर ने जो 4 प्रकार के बारे में जिक्र किया सर, वो उसका नाम आप नोट कर लीजिए। क्रेमर के 4 प्रकार कौन कौन से थे, ये आप ध्यान लीजिए। नंबर 1 आपका जो था वो बेसिकली डॉ वर्लस वर्लल वर्लल काय प्रकार के थे। क्रेस्मर के अनुसार इसमें बताया गया कि शरीर का जो है छरहरा होना, वजन औसत से कम होना, इसको बोला गया दौ दौ वैरल काय प्रकार का एक व्यक्ति होता है। और दूसरा जो बताया गया वो सुडूल या सडोल काय के प्रकार को बताया गया, मतलब पर्याप्त मांसपेशी युक्त शारीरिक गठन वाले व्यक्ति ये इसमें पाए जाते हैं। तीसरा, इसने गोला काय प्रकार बताया, इसमें चर्बी युक्त शरीर वाले होते हैं, गोल मटोल शरीर वाले होते हैं। और चौथा, इन्होंने जो रिप्रेजेंट किया उसका नाम था कुगठित कुगठित बिल्कुल कुगठित काय प्रकार वाले होते हैं। और क्रेस्मर के अनुसार जो
कुगठित काय प्रकार वाले व्यक्ति थे। वो गठन इस प्रकार आपने जाना है कि शरीर की संरचना के आधार पर क्रेस्मर ने जब 4 व्यक्तित्व को बताए तो उन्होंने कहा कि शारीरिक संरचना के अनुसार ही व्यवहार ये करते हैं। तो बेसिकली कुगठित जिनका सही प्रकार से गठन ना हुआ हो, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कई लोगों के जो है एक हाथ छोटा हो जाना या एक फिंगर छोटी हो जानी, मतलब पर्याप्त मात्रा से, सामान्य मात्रा से अलग, है ना, कुगठित वाले, जिसका सही प्रकार से गठन ना हुआ होता है, ठीक है। ओके, तो ये 4 प्रकार हैं, आपको ध्यान रखिएगा जी। व्यवहारवादी विचारक स्किनर ने मानव व्यवहार को समझने के लिए किस पर ध्यान देने के लिए बल दिया था? मानव व्यवहार पर या वातावरण पर या ए और बी दोनों पर या इनमें से किसी पर नहीं? बिल्कुल, यहाँ जो सही जवाब जाएगा सर, वह ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा, सी वाला, क्योंकि ए और बी दोनों करेक्ट जवाब है। बी एफ स्किनर ने व्यवहारवादी में अगर हम बात करें तो वातावरण में ही तो दंड और पुरस्कार की बात किया था, मानव व्यवहार की भी बात किया है। ऑप्शन सही जाएगा आपका सी वाला। सत्तावादी व्यक्तित्व के किस विद्वान की पुस्तक है? देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, सत्तावादी व्यक्तित्व है, ठीक है, किस विद्वान की पुस्तक है? सत्तावादी व्यक्तित्व किस विद्वान की पुस्तक है? ओके, देखिए बेसिकली अगर हम बात करते हैं सत्तावादी व्यक्तित्व की पहचान, सबसे पहले एक विद्वान का नाम आता है और वह विद्वान का क्या नाम है? एंडोर्नी, है ना। पहले आप ध्यान रखेंगे एंडोर्नो, आप कहेंगे ये इनके द्वारा जो है बताया गया था सन 1950 में। ये सत्तावादी व्यक्तित्व की सबसे पहले इन्होंने पहचान किया था। लेकिन फ्रैंकल ने सत्तावादी विकास या व्यक्तित्व में अभिवृत्ति और व्यक्तित्व के संबंधों का मनोविश्लेषण अध्ययन किया और वह वर्ष था 1950। वह बात थी 1950, ठीक है। क्या था वर्ष? वह 1950 था, ठीक है। सत्तावादी व्यक्तित्व का सिद्धांत, और वो था फ्रैंकलिन। तो ऑप्शन यहाँ पर जाएगा ए, करेक्ट जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन ए करेक्ट। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। फ्रैंकल ने किन 2 समुदायों पर अध्ययन करके सत्तावादी व्यक्तित्व का वर्णन किया है? फ्रैंकलिन ने 2 सत्तावादी के बारे में जिक्र तो किया, लेकिन हबशियों और यहूदियों के प्रति और अमेरिकी के पूर्वाग्रह की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया था। और बेसिकली यहाँ आप अगर देखें हबशी और यहूदी ऑप्शन एक में दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन ए ही सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे अगले सवाल हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 31। अस्तित्ववादी विश्लेषणात्मक सिद्धांत किस विद्वान से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने जी। रोलो मे का नाम आता है, बिल्कुल। यहाँ आपने जो क्वेश्चन नंबर 31 का जवाब बताया है, रोलो मे ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। द मीनिंग ऑफ एंजाइटी एक पुस्तक लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 32 में अगर हम बात करते हैं तो यह पुस्तक की बात अगर हम करें, विशिष्ट शोध रचना किसकी मानी जाती है? ध्यान से सुनिए। द मीनिंग ऑफ एंजाइटी, बिल्कुल सही जवाब आपने बताया है, रोलो मे का नाम। और मैं आपको बता दूं सन 1950 की बात है, उस समय 1950 में इस किताब को जो है पब्लिक किया गया। इस किताब को क्या किया गया था? पब्लिक किया गया था। किताब के लेखक कौन हैं?
इनके बारे में आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। इम्पॉर्टेंट पर्सन है रोलो में। और इनका अगर हम बात करें जो है सिद्धांत, तो किस सिद्धांत पर आप बल देंगे बताइए भाई। ऊपर लिखा हुआ क्वेश्चन है, आप बोल सकते हो ना कि अस्तित्ववादी विश्लेषणात्मक सिद्धांत में ही इनका नाम मिलता है, रोलोमे का। ठीक है, किसमें मिलता है? हाँ, अस्तित्ववादी मनोविज्ञान या मानवतावादी मनोविज्ञान, अस्तित्ववादी दर्शन से जुड़े हुए ये विद्वान है, इसलिए अस्तित्ववादी मनोचिकित्सा के एक प्रमुख विचारक माने जाते हैं ये। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे, रोलो मे का नाम। रोलो मे की बात अगर हम करें इनके बारे में, तो इन्होंने सन 1940 और 50 के दशक में कुछ रोगियों और कुछ मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में व्यवहारिक उपयोग पर केंद्रित इन्होंने बातचीत किया। और इनकी सबसे पहले किताब आई द आर्ट ऑफ काउंसलिंग, द आर्ट ऑफ काउंसलिंग, और ये किताब थी सन 1939 की। द आर्ट ऑफ काउंसलिंग लिख लीजिएगा, द आर्ट ऑफ काउंसलिंग फर्स्ट किताब सन 1939 में रोलो मे के द्वारा दी गई थी। अनुभव के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में? अनुभव के बारे में इन्होंने बातचीत करते हैं, इसलिए इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। किताबें तो बेसिकली उनकी बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रही है वो द मीनिंग ऑफ एंजाइटी रही है सन 1950 की। और उसके बाद द आर्ट ऑफ किसकी बात कर रहा था मैं? द आर्ट ऑफ काउंसलिंग सन, हाँ, काउंसलिंग। ठीक है, तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखेंगे इनके परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, रोलो मे के द्वारा प्रस्तावित व्यक्तित्व का सिद्धांत व्याख्या निम्नलिखित में से किस शीर्षक के अंतर्गत की गई थी? बड़ा आसान सा सवाल, क्वेश्चन नंबर 33, जवाब आप लोगों को बताना है। बिल्कुल, यहाँ मौलिक सब प्रत्यय का नियम हो गया, व्यक्तित्व का विकास हो गया, व्यक्तित्व का मापन हो गया। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इनके बारे में इन्होंने जिक्र किया था। व्यक्तित्व का संवृत्तिक सिद्धांत डैश द्वारा परिभाषित किया गया है। अब संवृत्तिक सिद्धांत दिया गया है, संवृत्तिक जो सिद्धांत है क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब इसका कार्ल रोजर्स का ही नाम जाएगा। ऑप्शन कार्ल रोजर्स ए में है, इसलिए कार्ल रोजर्स का नाम ही यहाँ पे करेक्ट होगा। सवाल संवृत्तिक सिद्धांत है, और संवृत्तिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो कार्ल रोजर्स के द्वारा दिया गया है। ये चीज़ आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। कार्ल रोजर्स ने 1902 और 87 के व्यक्तित्व के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया वह घटना विज्ञान और जो है संवृत्ति शास्त्र के नियमों पर आधारित थी। और सही बात है ये। यहाँ इन्होंने स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, विवेकपूर्णतावाद की बात कर रहे थे, पूर्णतावाद की बात कर रहे थे, परिवर्तनशीलतावाद की बात करते हैं, आत्मनिष्ठा की बात करते हैं, विषम स्थितियों के बारे में भी जिक्र करते हैं ये। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। 3 भागों में इसका वर्णन किया है इन्होंने। एक व्यक्तित्व का अस्थायी पहलू, व्यक्तित्व का विकास और व्यक्तित्व की गति की, पर 3 चीज़ों पर इन्होंने जिक्र किया है। ऑप्शन सही जाएगा आपका यहाँ पर ए। रोजर्स ने व्यक्तित्व के सिद्धांत का वर्णन कितने प्रमुख भागों में डिवाइड किया है? तो वो बेसिकली 3 होगा, जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया है। एक व्यक्तित्व के अस्थायी पहलू, दूसरा व्यक्तित्व का विकास, तीसरा व्यक्तित्व की गतिकीय। 3 चीज़ों पर कार्ल रोजर्स का नाम देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे ये 3 बातें भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है मैथ्स जी। हाँ, व्यक्तित्व का विकास। मैस्लो का व्यक्तित्व का सिद्धांत कौन सा सिद्धांत शामिल नहीं है इसमें? 4 ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 36 का जो ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी सही है। व्यक्तित्व के सिद्धांत में ये शामिल नहीं करते हैं, एक पदानुक्रम का सिद्धांत है, स्वास्थ्य भी है, सुरक्षा वगैरह लेकर व्यक्तित्व का मापन और शोध भी रहेगा, व्यक्तित्व का विकास नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, यहाँ पर शामिल नहीं है। पदानुक्रम मॉडल में 5 स्तर में कौन सा शामिल नहीं है? 5 स्तर दिए गए, पांचों स्तर पिरामिड में कौन सा नहीं है? अभिप्रेरणा का अध्ययन, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, सही है। निम्न में से बताना है, व्यवहारवादी विचारक का मानना है कि व्यवहार को समझने के लिए हमें मानव के व्यवहार और उसके पर्यावरण या वातावरण पर ध्यान देना चाहिए। ये बात किसने कहा? बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। इसकी अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन एक किताब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किताब किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया है? अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, बताइए। बिल्कुल, मैस्लो की अगर हम बात करें, अब्राहम मैस्लो की, सन 1943। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। निम्न में से किसके अनुसार सामान्य व्यवहार व्यक्ति के भीतर मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया की स्थिति होती है जो कार्यों में व्यय और हानि से सहचरित होता है? मतलब ये परिभाषा है सामान्य व्यवहार की, और कहा गया कि डूरंड, बिल्कुल डूरंड, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको सम्मिलित करना है क्वेश्चन नंबर 41। सम्मिलित कौन सा सही नहीं है ये बताना है। सी सही नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर आपने करेक्ट जवाब दिया है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी सही है। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित किया गया है? 42 सम्मिलित किया गया, स्वभाव जो है, भावना और व्यवहार को शामिल किया गया है, ऑप्शन सी सही होगा। 43 आपको सवाल आपके सामने मैच करना है, इरिक्शन का कौन सा सिद्धांत आता है? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, ठीक है। कार्ल रोजर्स का नाम किस में आएगा? दृश्य पंच शास्त्र, उसी को कहता है समवृत्तिक, इसी को बुलाता है समवृत्तिक सिद्धांत। अब्राहम मानवीय का सिद्धांत, और बी एफ स्किनर व्यवहारवादी शैक्षणिक का सैद्धांतिक दृष्टिकोण। सामने सामने है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, सिद्धांत है प्रतिपादक के नाम है, घटना विज्ञान, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये पेपर में आ चुका है ना ये। ओके, यहाँ अगर हम बात करते हैं तो ये कार्ल रोजर्स का हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, तो सिगमंड फ्रायड का नाम हो जाएगा। अभिप्रेरणा के संबंध में अगर हम बात करेंगे तो अब्राहम मैस्लो का नाम आ जाएगा, और अधिगम का नाम बात करेंगे तो ठीक है। सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, देखिए 10 महीने का अगर शिशु है, 45 हमारे सामने, तो वह कौन सी एक्टिविटी कर सकता है? वो सार्थक भाषा को समझने लगता है। अगर 10 से 14 महीने का शिशु है तो वह प्रथम शब्द का आरंभ करेगा। 3 वर्ष का अगर वो बालक है, हाँ, वाक्य रचना बनाना शुरू करेगा। 10 महीने से पहले का शिशु है तो सहानुभूति, हाँ, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 46, व्यवहार किस चीज को बताता है? व्यवहार किस चीज को बताता है? व्यवहार मनोवृत्ति, सीखना किस चीज को बता सकता है? सीखना, मानसिक प्रकृति, ओके। संप्रेरणा क्या होती है? अच्छा, व्यक्ति की क्रिया को गतिशील बनाती है, बिल्कुल सही बात। मनोसामाजिक आवश्यकता, यानी उसकी नीड क्या है मनोसामाजिक में?
हुमायूं शरीफ। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर क्या चला जाएगा आपका, ऑप्शन देखेंगे तो आपका सही हो जाएगा सी। बिल्कुल। 47, चरित्र किसको रिप्रेजेंट करेगा? चरित्र, क्रियात्मक व्यवहार को, स्वभाव, व्यवहार को, बुद्धि, ज्ञान, शारीरिक बनावट, जन्मजात होती है। बिल्कुल डी आपका सही। क्वेश्चन नंबर 48, आयु की बात कर लेते हैं। शैशवावस्था की आयु कितनी है? जन्म से 3 वर्ष। किशोरावस्था की आयु 12 से 18। मध्यस्थावस्था 40 से 65। उत्तर बाल्यावस्था 6 से लेकर 11, 12 वर्ष। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल। ये देखिए क्वेश्चन 49 आईएमपी है, इसको भी ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। मुखावस्था इधर थ्राइड है और इधर अगर हम बात करें तो इरेक्शन है। ठीक है, मुखावस्था किसको रिप्रेजेंट करेगा ये आपको बताना है। विश्वास बना विश्वास को। ठीक है, गुदावस्था किसको रिप्रेजेंट करेगा? पहल, अपराध। लिंगी अवस्था किसको रिप्रेजेंट करेगा? घटियापन। सुषुप्तावस्था किसको रिप्रेजेंट करेगा? या शंका। ठीक है, तो ये इधर इरेक्शन है और इधर जो है फ्राइड है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। सही जवाब ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें? सी। सी आपका करेक्ट है। आज का अंतिम सवाल, 50वां सवाल। अब मैस्लो का व्यक्तित्व के सिद्धांत में प्रमुख भागों को क्रम में लगाना है, जरा लगा के दिखाइए कौन सा। ओके, पहला आपका व्यक्तित्व, ठीक है, शुद्धि का विकार, फिर लास्ट में मापन और समझौता। ठीक है, 4 3 1 2 किस में है? ऑप्शन नंबर 3 ये है। अब 51 भी देखोगे उसी तरीके से रिपीट, मतलब एक प्रकार से ये अब उसकी अवस्थाएं पिरामिड के रूप में दे दी गई हैं। आप बता दीजिए इसको भी। पहली अवस्था, बिल्कुल पहले नंबर पे आज का शारीरिक और दैहिक अवस्था यानी 3, फिर 4 से, ठीक ऑप्शन नंबर। तो इस तरीके से आपने आज के लिए इतना ही रखिए। अभी आधे घंटे बाद आप सबकी क्लास चलेगी और वो होगा रिसर्च पर। आज रिसर्च का अंतिम बिंदु होगा उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क का। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखिए।